स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। खुद से कैसे सीखें और ज्यादा असरदार तरीके से कैसे सीखें। हमारे हाथ में पीटर हॉलिन्स की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग की एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक समरी है। हाँ, जो बुक्स बाइट जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाती हैं। बिल्कुल, और ये समरीज किसी भी विषय में घुसने का एक बेहतरीन जरिया होती हैं। सही बात है, वे एक दरवाजे की तरह हैं। लेकिन आज हमारा काम सिर्फ उस दरवाजे से झांकना नहीं है, नहीं। बल्कि उसके अंदर जाकर हर कोने को ठीक से समझना है। क्योंकि हॉलिन्स की किताब सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है। राइट। ये सीखने के मनोविज्ञान पर, उसकी मानसिकता पर एक बहुत गहरा नजरिया पेश करती है। और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन भी है। इस समरी के जो जरूरी हिस्से हैं उनको निकालकर ये समझना कि खुद से सीखने के इस कला के पीछे का विज्ञान क्या है। हम सिर्फ क्या करना है पर नहीं, बल्कि क्यों करना है और कैसे करना है पर ज्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना ही कितना कमाल का है कि खुद से सीखना, जिसे ऑटोडायडैक्टिज्म कहते हैं, ऑटोडायडैक्टिज्म, हाँ, ये पिछले कुछ दशकों में कितना ज्यादा बदल गया है। बहुत ज्यादा। हमारे स्रोत में भी इस पर जोर दिया गया है। आप सोचिए, 20वीं सदी में ज्ञान कुछ चुनिंदा संस्थानों के हाथ में था। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरियां। हाँ, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको उन तक जाना ही पड़ता था, और खुद से सीखने वालों को थोड़ा शक की नजर से देखा जाता था। जैसे वो कोई शौकिया काम कर रहे हो, असली पढ़ाई नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन आज तो पूरा खेल ही पलट गया है। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। जानकारी अब सबके लिए उपलब्ध है। अब चुनौती ये नहीं है कि जानकारी कहाँ मिलेगी। नहीं, अब चुनौती यह है कि जानकारी के इस महासागर में से काम की चीज कैसे निकालें, और उसे अपने दिमाग में टिकाएं कैसे। और यहीं पर हॉलिन्स का काम शुरू होता है। वो कहते हैं कि एक स्वशिक्षक या ऑटोडिडक्ट बनना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये खास मानसिकता अपनाने के बारे में है। अच्छा। ये जिज्ञासा, साधन संपन्नता मतलब रिसोर्सफुलनेस, और सबसे बढ़कर आत्म प्रेरणा से चलती है। किताब में पारंपरिक शिक्षा की कुछ सीमाओं की भी बात की गई है जो मुझे थोड़ी चुभने वाली लगी। जैसे ये कहा गया है कि स्कूल अक्सर हमारे दिमाग पर एक तरह की रोक लगा देते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध। हाँ, मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तय पाठ्यक्रम और ग्रेड सिस्टम हमें एक बॉक्स के बाहर सोचने से रोकता है। ओके। हमें लगता है कि जो सिलेबस में है बस वही ज्ञान है। इसके अलावा कुछ और जानने की कोशिश करना शायद वक्त की बर्बादी है। और वहाँ प्रेरणा का स्रोत भी अक्सर डर होता है। बिल्कुल। फेल होने का डर, कम नंबर आने का डर, और डर डर तो रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बिल्कुल विपरीत आत्मशिक्षण हमें पूरी आजादी देता है। अपनी रफ्तार से, अपनी पसंद के विषय में जितनी गहराई तक जाना चाहें, जा सकते हैं। ये सीखने को एक बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक खोज की तरह बनाता है। और यहीं से किताब का एक बहुत दिलचस्प मॉडल सामने आता है, जिसे लर्निंग सक्सेस पिरामिड कहा गया है। हाँ, जो मशहूर बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में, मतलब जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वहां सीखने की तकनीकें हैं ही नहीं। है ही नहीं। ये सच में सोचने वाली बात है। पिरामिड का आधार है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जी। मतलब सबसे पहले तो यही यकीन करना कि मैं सीख सकती हूँ। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग यहीं हार मान जाते हैं। सही कहा। हम किसी मुश्किल विषय को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत है। जब हम डरे हुए होते हैं या चिंतित होते हैं तो हमारा दिमाग सीखने के मोड में नहीं बल्कि बचाव के मोड में चला जाता है। अच्छा। इसलिए आत्मविश्वास के बिना दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक भी बेकार है। और पिरामिड का दूसरा स्तर है आत्म प्रबंधन। सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ, अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही तरीके से व्यवस्थित करना। और फिर सबसे ऊपर पिरामिड के शिखर पर आता है असल सीखना, लर्निंग। तो मतलब ये हुआ कि नई नई फैंसी तकनीकें ढूंढने से पहले हमें अपनी मानसिकता और अपनी योजनाओं पे काम करना होगा। बिल्कुल। और मानसिकता का सबसे बड़ा हिस्सा है प्रेरणा। हाँ, पारंपरिक शिक्षा बाहरी प्रेरणा मतलब एक्सटेंसिक मोटिवेशन पर चलती है। ग्रेड्स, डिग्री, तारीफ। राइट। लेकिन एक स्वशिक्षक की गाड़ी चलती है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ईंधन से। और इसके 3 हिस्से हैं। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मतलब अपने सीखने का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। निपुणता, मास्टरी, मतलब किसी चीज में बेहतर और बेहतर होते जाने की इच्छा। और उद्देश्य, हाँ, ये महसूस करना कि आप जो सीख रहे हैं उसका कोई बड़ा मतलब है।
लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? स्रोत में डैनियल कैनमन और जीन प्याजे जैसे विचारों का भी जिक्र है। ये एक बहुत जरूरी आलोचनात्मक पहलू है और अच्छा हुआ आपने इसे उठाया। हॉलिन्स का मॉडल सीखने वाले पर बहुत ज्यादा जोर देता है। लेकिन प्याजेट जैसे मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम अक्सर दूसरों के साथ बातचीत करके, बहस करके, मतलब सामाजिक शिक्षा से ज्यादा तेजी से और गहराई से सीखते हैं। अकेले सीखने में ये पहलू छूट जाता है। हाँ, और इसी तरह कैनेमन का काम हमें हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताता है। मतलब हमारा दिमाग हमें अक्सर धोखा देता है। हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, जबकि हम सिर्फ जानकारी दोहरा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ आंतरिक प्रेरणा ही काफी नहीं है, हमें अपनी सीमाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक सही मानसिकता और योजना के साथ अगला कदम क्या है? यहाँ हम जॉर्ज की कहानी पर आते हैं, जिसका जिक्र स्रोत में है। मुझे लगता है हम सब कभी न कभी जॉर्ज की तरह महसूस करते हैं। हाँ, जॉर्ज की कहानी बहुत आम है। उसने इंडियाना जोन्स फिल्म देखी और पुरातत्व, आर्कियोलॉजी के बारे में सीखने के लिए उत्साहित हो गया। उसने इंटरनेट से 5 भारी भरकम एकेडमिक किताबें डाउनलोड कर ली और पढ़ना शुरू कर दिया। और नतीजा? वही हुआ जो हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। भाषा बहुत ज्यादा तकनीकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ ही देर में वो निराश हो गया। उसने हार मान ली और ये निष्कर्ष निकाला कि मैं खुद से सीखने में अच्छा नहीं हूँ, जबकि असली समस्या उसकी क्षमता में नहीं, उसकी रणनीति में थी। उसकी रणनीति में थी। उसने ज्ञान की किताब को एक नॉवल की तरह पढ़ने की कोशिश की। तो जॉर्ज को क्या करना चाहिए था? अगर एक अच्छी रणनीति ही सब कुछ है, तो वो क्या है? स्रोत इसके लिए कई दमदार तकनीकें बताता है। सबसे पहली और सबसे जानी मानी है SQ3R विधि। SQ3R? ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये जानकारी के साथ एक तरह की बातचीत करना है। इसके नाम में ही इसके 5 चरण छिपे हैं। सर्वे मतलब पढ़ने से पहले किताब के शीर्षक, हेडिंग, सब हेडिंग, चित्र, इन सब पर एक सरसरी नजर डालें। जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर देखना, आपको कहानी का एक अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, क्वेश्चन। हर चैप्टर के शीर्षक को एक सवाल में बदल दें। अच्छा। अगर शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना, तो आपका सवाल हो सकता है, उस जमाने में उनकी शहरी योजना इतनी उन्नत कैसे थी? ऐसा करने से आपका दिमाग एक खोजी बन जाता है। वो सिर्फ जानकारी लेता नहीं, बल्कि जवाब ढूंढता है। और फिर आते हैं 3 आर। पहला आर, रीड। अब आप सवालों के जवाब ढूंढने के इरादे से पढ़ते हैं। आपका पढ़ना अब निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय हो गया है। दूसरा आर, रिसाइट। मतलब हर सेक्शन के बाद रुकें और जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपनी भाषा में, बिना देखे, हाँ, बिना देखे, उसे जोर से बोलें या लिखें। ये कदम सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर पढ़ने और समझने में फर्क नहीं कर पाते। रिसाइट करने से ये साफ हो जाता है कि आपको क्या समझा और क्या नहीं। और आखिरी आर, रिव्यू। कुछ समय बाद अपने नोट्स और सवालों को दोबारा देखें। ये जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने जैसा है। नोट्स लेने की बात आई तो कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड का भी जिक्र है। ये तरीका भी बहुत वैज्ञानिक लगता है। हाँ, ये बहुत कारगर है। इसमें आप पेज को 3 हिस्सों में बांटते हैं। दाईं ओर एक बड़ा कॉलम, जहां आप क्लास में या पढ़ते समय मुख्य नोट्स लेते हैं। सही। बाईं ओर एक पतला कॉलम होता है, जहां आप बाद में मुख्य नोट्स से जुड़े सवाल या कीवर्ड्स लिखते हैं। और पेज के सबसे नीचे एक सेक्शन, जहां आप पूरे पेज की जानकारी का 1 या 2 लाइन में सारांश लिखते हैं। इसका फायदा ये है कि जब रिवीजन करना हो तो आपको पूरे नोट्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ते। आप सिर्फ बाईं ओर के सवालों को देखकर खुद को टेस्ट कर सकते हैं। ये रिवीजन को बहुत असरदार बना देता है। और इन सबसे जुड़ी एक और तकनीक है जो शायद सबसे शक्तिशाली है, आत्मव्याख्या, सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इसका मूल विचार ये है कि आप किसी चीज को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसे किसी और को आसानी से समझा ना सकें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है। क्या इसे करने का कोई व्यवस्थित तरीका है? यहीं पर शायद फाइनमैन टेक्निक आती है। बिल्कुल। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन की ये तकनीक बहुत सरल लेकिन गहरी है। 4 चरण हैं। ओके। पहला, एक कागज के ऊपर उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखें जिसे आप समझना चाहते हैं। दूसरा, उसे इतनी सरल भाषा में समझाएं जैसे आप किसी 12 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हों। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई जटिल भाषा नहीं। तीसरा, इस प्रक्रिया में आप जहां भी अटकें या जहां आपको अपनी टेक्स्ट बुक की भाषा का इस्तेमाल करना पड़े, उसे घेर लें। तो ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। बिल्कुल, यही वो चीजें हैं जो आप
असल में नहीं समझते। और चौथा, अब वापस अपनी किताब या स्रोत पर जाएं। उन हिस्सों को दोबारा पढ़ें जब तक आप उन्हें सरल भाषा में ना समझा सकें। और अंत में अपनी व्याख्या को और मजबूत करने के लिए कुछ अच्छे उदाहरण या उपमाएं, एनालॉजीज जोड़ें। ये तकनीक तो एक तरह से आपके ज्ञान का एक्सरे कर देती है, ये जानने और जानने का दिखावा करने के बीच के फर्क को उजागर कर देती है। बहुत अच्छा कहा आपने, ज्ञान का एक्सरे। और मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे उस लर्निंग पिरामिड के आधार यानी आत्मविश्वास से जुड़ती है। कैसे? जब आप इस तरह से किसी चीज को समझते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये सिर्फ एक स्टडी हैक नहीं है, ये एक आत्मविश्वास बनाने वाला टूल है, क्योंकि आपको एक सुरक्षित माहौल में अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देता है। तो हमने मानसिकता समझ ली, जानकारी से जुड़ने की तकनीकें भी देख ली। अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक आदतों और रफ्तार की। पढ़ने की रफ्तार एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बात होती है। हाँ, और स्रोत में दिए गए आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। हॉलिन्स बताते हैं कि एक औसत वयस्क लगभग 300 शब्द प्रति मिनट पढ़ता है। बस 300? हाँ, जबकि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 600 या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से पढ़ सकता है। मतलब दोगुनी रफ्तार। हाँ, अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी रफ्तार दोगुनी कर लें तो आप आधे समय में किताब पढ़ सकते हैं। समय की बचत तो जाहिर है, लेकिन इसे करने का तरीका क्या है? यहाँ सबवोकलाइजेशन को रोकने की बात की गई है। ये क्या बला है? ये कोई बला नहीं, ये बस एक आदत है। सबवोकलाइजेशन का मतलब है पढ़ते समय मन ही मन हर शब्द का उच्चारण करना। अच्छा, जो हम सब करते हैं। हम सब करते हैं। बचपन में हमें ऐसे ही पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन बड़े होने पर यह आदत हमारी पढ़ने की रफ्तार को हमारी बोलने की रफ्तार तक सीमित कर देती है। जो बहुत धीमी होती है। बिल्कुल, हमारा दिमाग हमारी जुबान से कहीं ज्यादा तेज है। तो इस आदत को तोड़ा कैसे जाए? सिर्फ ये कह देना कि मन में मत बोलो तो काफी नहीं होगा? नहीं, इसके लिए अभ्यास चाहिए। एक तरीका है कि पढ़ते समय अपनी उंगली या एक पेन को शब्दों के नीचे अपनी बोलने की रफ्तार से तेज चलाएं। आपकी आंखें उंगली का पीछा करेंगी और धीरे धीरे आपका दिमाग शब्दों को एक ध्वनि की तरह नहीं, बल्कि एक विचार या तस्वीर की तरह देखना सीख जाएगा। एक और तरीका है कि पढ़ते समय अपने मन में कोई धुन गुनगुनाए या 1 2 3 गिनते रहें। हाँ, इससे आपके दिमाग का वो हिस्सा जो बोलता है वो व्यस्त हो जाएगा और आप शब्दों के अर्थ पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। रफ्तार के अलावा किताब में अनुशासन और आदतें बनाने पर बहुत जोर है, और यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण दिया गया है जो कमाल का है। फ्रैंकलिन आत्म सुधार को लेकर एक वैज्ञानिक की तरह जुनूनी थे। उन्होंने अपने लिए 13 गुणों 13 वर्च्यूज की एक सूची बनाई, जैसे संयम, साफ सफाई, संकल्प, विनम्रता। हाँ, ये सब। लेकिन उन्होंने सिर्फ सूची नहीं बनाई, उन्होंने उसे अपनी जिंदगी में उतारने का एक सिस्टम बनाया। और वो सिस्टम क्या था? उन्होंने एक छोटी डायरी बनाई। हर हफ्ते वो सिर्फ एक गुणों पर ध्यान केंद्रित करते थे। सिर्फ एक पर? हाँ, उस हफ्ते के हर दिन अगर वो उस गुण का पालन करने में असफल होते तो वो डायरी में एक निशान लगा देते थे। उनका लक्ष्य था कि हफ्ते के अंत तक उस गुण के आगे कोई निशान ना हो। और फिर अगले हफ्ते दूसरा गुण? सही। 13 हफ्तों में वो सभी 13 गुणों से गुजरते थे और फिर से पहले गुण पर वापस आ जाते थे। इस तरह वो साल में 4 बार हर गुण का अभ्यास करते थे। यह तो सीधे सीधे उस लर्निंग पिरामिड के दूसरे स्तर यानी आत्म प्रबंधन का एक आदर्श उदाहरण है। बिल्कुल, ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं थे, उनके पास एक सिस्टम था। और इसी तरह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट लक्ष्यों का ढांचा बहुत उपयोगी है। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन सीखने पर इसे लागू करना खेल बदल सकता है। मैं गिटार सीखूंगी, एक अस्पष्ट इच्छा है। हाँ, लेकिन मैं अगले 30 दिनों तक हर रोज 20 मिनट के लिए 3 बेसिक कॉर्ड्स का अभ्यास करूंगा, एक स्मार्ट लक्ष्य है। क्योंकि यह स्पेसिफिक, विशिष्ट है, मेजरेबल, मापने योग्य है, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बेस्ड, समय आधारित है। और इन सब चीजों के केंद्र में है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद से सीखने का रास्ता हमेशा मजेदार और आसान नहीं होता। ऐसे पलाते हैं जब कुछ समझ नहीं आता, जब लगता है कि हम एक ही जगह फंसे हुए हैं। और स्रोत यहाँ एक बहुत ही दमदार शब्द का इस्तेमाल करता है, भ्रम सहन शक्ति, कंफ्यूजन एंड्योरेंस। कंफ्यूजन एंड्योरेंस। हाँ, इसका मतलब है भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति में टिके रहने की क्षमता। ये समझना कि कंफ्यूजन सीखने की प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग पुरानी जानकारी और नई जानकारी के बीच संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है।
ये एक अच्छा संकेत है, बशर्ते आप हार ना माने। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, पीटर हॉलिन्स की किताब के इस सारांश से जो गहरी बातें निकल कर आई हैं, वो क्या हैं? पहली बात तो ये कि असरदार आत्मशिक्षण का ताल्लुक तकनीकों से कम और मानसिकता से ज्यादा है। हाँ, आत्मविश्वास और आत्म प्रबंधन के बिना कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। दूसरी बात, जानकारी को सिर्फ ग्रहण करना या पढ़ना काफी नहीं है, उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ना पड़ता है। इस Q3R विधि से सवाल पूछना, कॉर्नेल मेथड से नोट्स बनाना और फाइनमैन तकनीक से उसे सरल भाषा में समझाना, ये सब सक्रिय जुड़ाव के तरीके हैं। ये हमें सिर्फ रटने से बचाकर सच में समझने की ओर ले जाते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, रफ्तार और आदतें बनाने जैसी व्यवहारिक कौशल आपके सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह एक सिस्टम बनाना और सब वोकलाइजेशन जैसी आदतों को तोड़ना सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा कुशल बनाता है। अंत में ये सिर्फ ज्यादा स्मार्ट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने के तरीके के बारे में, स्मार्ट होने के बारे में है। बिल्कुल, ये अपनी सीखने की प्रक्रिया का ड्राइवर बनने जैसा है, न कि सिर्फ एक पैसेंजर। बहुत बढ़िया। आज की इस चर्चा से एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। स्रोत इस बात पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे सीखें, लेकिन आज की दुनिया में जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है, ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या सीखें। हम ये कैसे तय करें कि कौन सा ज्ञान हमारे समय और ध्यान के योग्य है और कौन सा सिर्फ शोर है? इस चुनाव का विज्ञान क्या है? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।